स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास विषय को अगर देखा जाए तो मुगलों के समापन तक जाते जाते मैंने पूरी क्लास को अंतिम रूप दिया था, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक के हम लोगों ने पूरी बातचीत किया था। आज स्पेशल मैं जो क्लास लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ, इस क्लास में हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो उत्तरकालीन मुगल काल आते हैं, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ कैसे, इस बारे में जो क्लास हमारी चलेगी उससे रिलेटेड हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, केवल उन बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। बाकी उससे रिलेटेड जो चीजें सवाल पूछी जाती हैं उसको मैं अपनी अगली क्लास के माध्यम से जब क्लास को लेकर के आऊंगा तो वहां उन चीजों को पूरी विस्तृत तौर तरीके से मैं बताऊंगा। यानी कि आज जो मेरा बताने का इंटेंशन है केवल ये है कि मुगल साम्राज्य अपने वैभवशाली, अपनी सांस्कृतिक और अपनी सैनिक गतिविधियों के लिए इतनी ज्यादा विख्यात थी, जो मुगल साम्राज्य बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के शासकों में आने वाले बादशाहों ने भारत के तमाम सारे क्षेत्रों को ताड़तोड़ किए। जो मुगल साम्राज्य भारत की धरती पे दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले बादशाहों में आने वाले लोदियों की सत्ता को उखाड़ फेंके, उस मुगल साम्राज्य का पतन होने के पीछे क्या क्या ऐसे कारण थे उसके बारे में मैं बताता और इसकी विस्तृत जो बातें होंगी वो मैं अपनी अगली क्लास के माध्यम से लेकर के आऊंगा। क्लास का संचालन करने से पहले हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के सहयोग से हम पूरी निरंतरता के साथ, पूरी तत्परता पूर्वक गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। हमारा जो क्लास है, कोई इस क्लास का केवल और केवल मतलब केवल यही है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बीच कौन कौन से ऐसे कारक तत्व आ जाते हैं जो इतनी विशाल साम्राज्य को स्थापित करने वाला भारत की धरती पे मुगलों की सत्ता के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। उस बारे में मैं एक स्ट्रक्चर केवल बताने वाला हूं, यहाँ कोई चीज मैं आपको समझाने वाला नहीं हूं। इसी स्ट्रक्चर को लेकर के मैं अपने क्लास के माध्यम से एक एक करके मैं पूरी तौर तरीके से मैं 2 वीडियो लेकर के आऊंगा। उस 2 वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर मुगल साम्राज्य के पतन के कारकों को ध्यान दिया जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन में जो हम लोग पढ़ेंगे कारक, उन कारकों में एक तो सबसे बड़ा कारक जो आता है वो आता है औरंगजेब के मर जाने के बाद, यानी कि जो हम लोग अपना पूरा डिटेल की जो क्लास किए थे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके मर जाने के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए, उत्तराधिकारी के रूप में जितने सारे आए गद्दी को संचालित करने वाले, वो सब के सब कायर किस्म के शासक साबित हो जाते हैं। यानी कि मुगलों की सत्ता के पतन होने के पीछे जो सबसे बड़ी जिम्मेदार कारक मानी जाती है वो मुगल साम्राज्य के अयोग्य बादशाहों की शासन व्यवस्था सबसे बड़ी पतन की कारक मानी जाती है। तो मैं जो अपनी क्लास को लेकर के आऊंगा तो उसमें मुगल साम्राज्य के पतन के बीच आने वाले पहले कारक जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। इन अयोग्य उत्तराधिकारियों में हम लोग 1707 से लेकर के 1857 के सारे उत्तराधिकारियों के बारे में मैं आपको क्लास के माध्यम से सारी बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। जिसमें पहला अयोग्य उत्तराधिकारी जो हम लोग पढ़ेंगे बहादुर शाह आएगा। ये औरंगजेब के बाद आने वाला पहला ऐसा शासक हम लोग देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा पहला ऐसा शासक रहेगा औरंगजेब के मरने के बाद जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जाएगा। उसके बाद सारे के सारे एकदम कमजोर और कायर किस्म के शासक आएंगे। इसका शासनकाल हम आपको पढ़ाएंगे 1707 से 12 तक की, इसकी पूरी इतिहास बताएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जहांदार शाह के बारे में, जिसके बारे में हम 1712-13 के बीच ये शासन करता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा आपको फर्रुख सियर के बारे में। ये फर्रुख सियर इसकी हत्या करके आके गद्दी बैठेगा, 1713 से लेकर के 19 तक ये शासन करेगा। तो इसके बारे में सारी मैं आपको बातचीत करूंगा। फर्रुख सियर को मार देते हैं सैयद बंधु, मार देते हैं, और सैयद बंधु जैसे फर्रुख सियर की हत्या कर देते हैं। तो पूरी तरह से देखा जाए तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में आने वाला जो कमांडर के रूप में काम करेंगे, जो पूरी सत्ता को कमान करके नेतृत्व करने का जो काम करेंगे वो सैयद बंधु करेंगे। और ये सैयद बंधु क्या करते हैं, मुगलों के आने वाले बादशाहों को कठपुतला बना करके शासन व्यवस्था को संचालित करवाते हैं।
यानी कि मेन बादशाह जो होता है वो मेन बादशाह के रूप में बस ये एक तरह से कठपुतला के रूप में बैठे होते हैं, लेकिन असल में नियम और कानून को साम्राज्य में लागू करने का जो काम करते हैं वो सैयद बंधु करते हैं। इस सैयद बंधु के नेतृत्व में शासन जो करेगा वो रबी उद दौला करेगा 1719 में। ये जो है ये बहुत अयोग्य रहता है, इसको हटा दिया जाता है। फिर रबी उद दरजात को बैठा देंगे सब, ये मर जाता है क्षय रोग से, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। 1719 में मर जाता है। उसके बाद बैठाते हैं सब मोहम्मद शाह को, जो 1719 से 48 तक शासन करेगा। जैसे हम लोग मोहम्मद शाह को पढ़ेंगे तो मोहम्मद शाह क्या करता है, इन सैयद बंधुओं का ही हत्या करवा देता है। यानी कि पूरी तरह से देखा जाए तो मुगलों में आने वाले जो सैयद बंधु थे उनकी हत्या हो जाती है, मोहम्मद शाह उनको हत्या उनका करवा देता है। मोहम्मद शाह के बाद जो हम लोग शासक पढ़ेंगे इस उत्तरकालीन मुगल कालों में, वो अहमद शाह पढ़ेंगे 1748 से लेकर 54 तक। अहमद शाह के बारे हम लोगों की जो क्लास चलेगी, आलमगीर द्वितीय आएगा 1754 से 59 तक की सारी बात हम बताएंगे। फिर उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, जो 1759 से लेकर के 1806 तक शासन करेगा। इसके बारे में मैं पूरी बात आपसे बताने वाला हूँ। फिर शाह आलम द्वितीय के बाद आएगा अकबर द्वितीय, जो 1806 से लेकर 1837 तक शासन करेगा। और अकबर द्वितीय के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ेंगे, या बहादुर शाह द्वितीय, या ये जफर की उपाधि ले लेता है तो बहादुर शाह द्वितीय को पढ़ेंगे, जो 1837 से लेकर 1857 तक चलेगा। और 1857 में देखा जाएगा तो इसका भी एकाधिकार समाप्त हो जाता है। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा, म्यांमार रंगून के क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा और वहां पे इसकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि मुगल काल के पतन के पीछे जो कारक आते हैं उसमें सबसे पहला कारक क्या था, औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी हम लोग पढ़ेंगे। और अयोग्य उत्तराधिकारी में हम इतनी सारी बात आपको बताने वाले हैं। फिर दूसरा जो मैं आपको कारक बताऊंगा, पतन के कारक जो बताऊंगा, वो औरंगजेब की नीतियां पढ़ाऊंगा, बताऊंगा औरंगजेब ने ऐसी कौन कौन सी नीतियां लेके चला आता है जो मुगलों की सत्ता को धाराशाही करने में काम करती है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि इसी के शासन काल के दौरान विदेशी आक्रांताओं का आगमन हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कौन सी वो विदेशी आक्रमण आते हैं जो मुगलों की सत्ता को उन्मूलन करने में इतनी ज्यादा अपना सहयोग दे देते हैं। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो मराठा शक्तियों का उत्थान पढ़ेंगे। मराठा शक्ति, अभी हमने औरंगजेब पढ़ाते समय आपको बताया था, मराठाओं की शक्ति का उत्थान जो चल रहा था वो मुगलों की सत्ता को हतोत्साहित करने में ही नहीं बल्कि उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने में सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो यहाँ हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे मराठों के उत्थान के बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी मराठाओं ने ऐसा कौन सा तकनीकी प्रयोग करता है जिसके वजह से इतनी विशाल साम्राज्य धाराशाही हो जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल के प्रशासनिक, आर्थिक और सैनिक कारक जो चल रहे थे, ये भी कारण जो थे ये भी मुगलों की सत्ता के उन्मूलन में एक जिम्मेदार कारण के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मुगल शासन काल में होने वाले जो राज दरबार में गुड्डलबंदी चल रही थी, जो वहां पे कूटनीतिक गतिविधियां चल रही थी, वो भी मुगलों की सत्ता को उखाड़ फेंकने में बहुत काम करेगी। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यूरोपियों का आगमन जो हो जाता है वो भी मुगलों की सत्ता के पतन में एक जिम्मेदार कारक मानी जाती है। फिर हम आपको लास्ट में निष्कर्ष बताएंगे। हम मुगलों को मुगल टॉपिक के पतन से संबंधित इस बात को जो बताएंगे, इसमें जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे, वनडे एग्जाम का, वो वनडे एग्जाम वाले भाई जो होंगे वो केवल यही इतना पढ़ेंगे, केवल इतना ही बात वो पढ़ के छोड़ देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो झूठ में ही वीडियो को देखते हो, अगर कोई देखते हो तो उनको ये सब बातें देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। और जो सिविल से जुड़े होंगे अगर भाई लोग, वो लोग इस क्लास को जरूर देख लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी यहाँ से सवाल उठा दिए जाते हैं, स्पेशल पूछ दिए जाते हैं। मुगलों के पतन के पीछे उनकी प्रशासनिक कारण बताइए, उनकी आर्थिक कारण पे चर्चा करिए, मराठाओं के उत्थान ने मुगलों के पतन को किस तरह से अग्रसित कर दिया, ऐसे कई मॉडल के सवाल बनाए जाते। तो हम इन सारी क्लास को लेकर के मैं एक स्ट्रक्चर बताया हूँ कि ये टॉपिक मैंने लिखा जो मुगल साम्राज्य के पतन, तो इस पतन के पीछे कौन कौन से कारक हैं। तो आप कहिएगा औरंगजेब का अयोग्य उत्तराधिकारी, उस औरंगजेब की नीति, विदेशी आक्रमण, मराठाओं का उत्थान, प्रशासनिक कारण, आर्थिक, सैनिक और राज दरबार में गुटबंदी, साथ ही साथ यूरोपीय आगमन, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष करते हुए इस टॉपिक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मैं कोई भी जब नया चीज का शुरुआत करता तो पहले इसलिए स्ट्रक्चर बता देता हूँ
मैं बताना जरूरी समझता हूँ, उसमें आप लोग समझ पाए कि हम लोगों को क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, ताकि जब मैं क्लास के साथ आऊँ, छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, कई पार्ट में बनाता हूँ, तो आप हर चैप्टर के शुरुआत किए गए मेरे क्लास के पहला वीडियो अगर देखे रहेंगे तो बीच में मैं जो छोड़ छोड़ के चलता, आप आसानी से समझ पाएंगे कि हम शुरुआत में क्या कहे थे और किस तरह से पढ़ाना मैं चाहा। इसलिए मैं सारी बातों को एक साथ तो लेकर के चल नहीं सकता, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सारी बातें पेस्ट है ऑन द स्पॉट में लेकर के कई बार बोल दूंगा, तो यहाँ सारी बातों को मुझे लिखना रहता है। इसलिए मैं आप लोगों की सुविधा के लिए ऐसा व्यवस्था करता हूँ, ताकि अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे होंगे तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो अपने कंटेंट को उपलब्ध करने में। तो जब मैं अपनी क्लास को लेके आता हूं तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। जितने वनडे वाले भाई हमारे चैनल को देखते होंगे वो केवल इतना ही पढ़ के वीडियो देखना बंद कर देंगे, ये वाली वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये वनडे एग्जाम से कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। बाकी जब मैं अपनी अगली क्लास के साथ आता हूं तो उस क्लास में मैं शुरू करूंगा औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, और ये एक क्लास में सारा पढ़ा दूंगा मैं, और दूसरी क्लास लेके आऊंगा तो इन सारी बातों को बता दूंगा। इस तरह से देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन को मैं पूरी तौर तरीके से खत्म कर दूंगा। फिर हम आगे आपको शिवाजी पढ़ा देंगे, और सिख संप्रदाय तो लगभग हमारा मध्यकाल इतिहास भी खत्म हो जाएगा। मैं सारी बात आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर वीडियो को ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के हर विषय वाइज में वीडियो को लगाया हूँ, पूरी टॉपिक वाइज लगाया हूँ, वहां से एक बार अपने कंटेंट को आप लिख करके अपने प्रीवियस ईयर पेपर से मिला करके देखिएगा कि कितनी ज्यादा सारगर्भिता उस कंटेंट में छिपा हुआ है, जो आपके आने वाले भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद साबित हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा हवाबाजी की बातों में आकर के दिखावा के चक्कर में आप करियर को भी खो सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कंटेंट को ही देखिएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के मेरे दिए गए कंटेंट को मिलाइएगा, और फिर आप खुद निष्कर्ष निकालिएगा कि वास्तव में आपको इस चैनल से पढ़ना जरूरी है या नहीं है, ये आप खुद तय कर सकते हैं। तो मिलता हूं जब मैं अपनी पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्लास में। इसको मैं पार्ट 1, इसको मैं पार्ट 2 के माध्यम से अपनी अगली क्लास के साथ आता हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरा सहयोग और समर्थन करने के लिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा। बाकी मिलता हूँ मैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।